हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है पैराथायराइड ग्रंथियां, जिसको परावर्त ग्रंथियां भी कहते हैं। पैराथायराइड ग्रंथियां। पिछले वीडियो में हमने थायराइड के बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे पैराथायराइड के बारे में। अगर आप लोगों को थायराइड ग्रंथियों के बारे में सीखना हो तो मेरे पीछे वाले वीडियो में सीख सकते हैं। पीछे हमने थायराइड ग्रंथियों के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। आज हमारा टॉपिक है पैराथायराइड ग्रंथियाँ। देखो ये क्या होती हैं पैराथायराइड ग्रंथियाँ। यह ग्रंथि थायराइड के चारों कोनों पर अंदर की ओर धंसी होती है। यह ग्रंथि क्या होती है? जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके चारों कोने पर जो अंदर की ओर क्या होती है? धंसी होती है। इसका आकार मटर के दाने जैसा होता है। इसका आकार कैसा होता है? तो मटर के दाने के जैसे इसका आकार होता है। थायराइड ग्रंथियां देखो, यह ग्रंथि पैराथार्मोन स्रावन करती है। यह ग्रंथि क्या करते हैं? पैराथार्मोन स्रावन करते हैं और कोलिप हार्मोन भी श्रवण करते हैं। कोलिप हार्मोन श्रवण करते हैं। फिर इसके कार्य देख लो। पैराथार्मोन के कार्य देखो, जैसे रक्त में कैल्शियम की मात्रा को निश्चित बनाए रखना। इसका कार्य क्या होता है? मेन कार्य हमारा होता है जो रक्त होता है, रक्त में जो कैल्शियम पाया जाता है उसकी मात्रा को ये क्या करता है? निश्चित बनाए रखता है। विटामिन D3 एंड थायरोकैल्शिटोनिन की मात्रा क्या करता है? कम कर देता है। विटामिन D3 और थायरोकैल्शिटोनिन की मात्रा को कम कर देता है। जब ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जब ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो पैराथार्मोन भी कम हो जाता है और थायरोकैल्शिटोनिन भी कम हो जाता है। जब कैल्शियम की खून में, रुधिर में या रक्त में जब कैल्शियम कमी हो जाएगी तो जो पैराथार्मोन होती है और जो थायरोकैल्शिटोनिन होती है इसकी मात्रा भी कम पड़ जाती है। ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम होगी तो उसको क्या होता है? तो हाइपोकैल्शियम उसको कहते हैं। जब ब्लड की मात्रा जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम होती है तो उसको हाइपोकैल्शियम कहते हैं। और जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाएगी तो उसको हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। फिर देखो, पैराथायराइड ग्रंथियों की ज़्यादा वृद्धि होने से, पैराथायराइड ग्रंथियों की ज़्यादा वृद्धि होने से हड्डियाँ भंगुर हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियाँ क्या होती हैं? भंगुर हो जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं। और जब भंगुर कमज़ोर हो जाती हैं तो इससे एक रोग हो जाता है ओस्टियोपोरोसिस। कौन सा रोग हो जाता है? ओस्टियोपोरोसिस रोग उत्पन्न हो जाता है। जब पैराथायराइड ग्रंथियों की ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी तो हड्डियाँ क्या हो जाएंगी? कमज़ोर हो जाएंगी, भंगुर हो जाएंगी, तो रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो वो रोग कौन है? ओस्टियोपोरोसिस रोग होता है। फिर देखो पीनियल काय के बारे में। पीनियल काय क्या होती है? पीनियल बॉडी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पीनियल बॉडी। यह प्रमस्तिष्क के बीच सफेद चपटी सी ग्रंथि होती है। प्रमस्तिष्क के बीच में सफेद तथा चपटी सी ग्रंथि होती है।
इसे एपिकाइसिस सेरेब्राई कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एपिकाइसिस सेरेब्राई कहते हैं। देखो, पीनियल काय से मिलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। मिलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है जो मंद प्रकाश में बढ़ता है। जब प्रकाश कम रहता है तो बढ़ जाता है और तेज प्रकाश में कम पड़ जाता है। तेज प्रकाश में इसकी कमी हो जाती है मिलेटोनिन हार्मोन की, और जब प्रकाश कम रहता है तो ये मिलेटोनिन हार्मोन बढ़ जाता है। फिर देखो, जहाँ सूर्य का प्रकाश अधिक होता है तथा जो व्यक्ति जन्म से अंधे होते हैं, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश अधिक होता है तथा जो व्यक्ति जन्म से अंधे होते हैं तो उनको मिलेटोनिन होता है। तो उसमें क्या होता है? मिलेटोनिन हार्मोन की कमी हो जाती है। फिर आगे देखो, उन व्यक्तियों में यौवन अवस्था जल्दी आ जाती है। किन व्यक्तियों में? देखो, सूर्य का प्रकाश जब अधिक हो जाएगा तथा जो मानव जन्म से अंधा होता है तो उसे मिलेटोनिन हो जाता है। मिलेटोनिन की मात्रा कम हो जाती है उस हार्मोन की, तो उन व्यक्तियों में क्या होता है? यौवन अवस्था जल्दी आ जाती है। फिर देखो, पीनियल काय में कैल्शियम के लवण जमा होने लगते हैं। पीनियल काय में कैल्शियम के लवण जमा होने लगते हैं जिससे कुछ समय बाद इसका पतन होने लगता है। जिससे कुछ समय के बाद किसका पतन होने लगता है? तो पीनियल काय का पतन होने लगता है। और मस्तिष्क की रेत इसे कहते हैं। पीनियल काय को क्या कहते हैं? मस्तिष्क की रेत कहते हैं। देखो, फिर पीनियल काय को जैविक घड़ी, तीसरी आंख, आत्मा का स्थान भी कहते हैं। जो पीनियल काय है इसको जैविक घड़ी, तीसरी आंख या आत्मा का स्थान भी कहते हैं। फिर देखो, अगली आती है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि के बारे में देखो, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड। यह ग्रंथि हृदय के आगे होती है। यह ग्रंथि हृदय के आगे होती है। इस ग्रंथि का उपयोग जीवन के प्रथम चरण में होता है। इस ग्रंथि का उपयोग जीवन के प्रथम चरण में होता है। यह छोटे बच्चों जो 2 वर्ष के होते हैं उसमें काफ़ी बड़ा होता है। यह थाइमस ग्रंथि छोटे बच्चों में काफ़ी बड़ा होता है 2 वर्ष की अवस्था तक। वृद्धावस्था तक बहुत छोटा हो जाता है। जब वृद्धावस्था आएगी तब थाइमस ग्रंथि छोटी होती जाती है। और छोटे बच्चों में क्या होता है? तो यह ग्रंथि बड़ी होती है। थाइमोसिन हार्मोन का स्रावण करती है। थाइमोसिन हार्मोन का ये स्रावण करती है। थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन स्रावण का करती हैं, हार्मोन का स्रावण करती हैं। देखो, थाइमस ग्रंथि के कार्य देख लो। ये अलग अलग प्रकार के जीवाणुओं तथा इस जीवाणुओं द्वारा बनाए गए प्रतिजनों एंटीजन को नष्ट करती हैं। यह क्या करती हैं? देखो, थाइमस ग्रंथि क्या करती है? इसका कार्य देखो, मेन क्या है? ये अलग अलग प्रकार के जो जीवाणु होते हैं तथा इस जीवाणु में के द्वारा बनाए गए जो प्रतिजनों होते हैं, एंटीजन होते हैं, तो उनको ये क्या करते हैं? नष्ट करती हैं। फिर अगला आता है हमारा अधिभुरक ग्रंथि। अधिभुरक ग्रंथि के बारे में देखो, एड्रीनल ग्लैंड। सामान्यतः यह किसमें पाया जाता है? स्तनपायियों में पाया जाता है। जो स्तनधारी जंतु होते हैं उसमें सामान्यतः पाया जाता है। लेकिन यह दोनों वृक्कों के ऊपर स्थित होता है।
यह दोनों वृक्कों के ऊपर स्थित होता है। बाईं ग्रंथि, दाईं ग्रंथि, दोनों वृक्कों के भी ऊपर स्थित। बाईं ग्रंथ का आकार अर्धचंद्राकार होता है और दाएं ग्रंथ का आकार त्रिभुजाकार होता है। फिर अधिवृक्क जो सुप्रीरियल या उपरिवृक्क होते हैं। अधिवृक्क दो भागों में बटा होता है, एक होता है सुप्रियल और दूसरा होता है उपरिवृक्क। फिर इसके भाग होते हैं, एक होता है कार्टेक्स भाग, एक होता है मेडुला। दो भाग होते हैं, एक कार्टेक्स और एक मेडुला। कार्टेक्स भाग बाहरी भाग हार्मोन जैसे उपापचय, खनिज लवणों का नियंत्रण करता है। जो कार्टेक्स होता है वो बाहरी भाग होता है और ये क्या करता है, ये हार्मोन उपापचय में और खनिज लवणों को नियंत्रित करता है। जो मेडुला होता है ये आंतरिक भाग होता है। इसमें हार्मोन जैसे पेशियाँ, रक्तचाप, हृदय स्पंदन का कार्य नियंत्रित करती हैं। जो मेडुला होता है वो क्या करता है, मेडुला आंतरिक भाग होता है और ये हृदय स्पंदन, रक्तचाप, पेशियों का कार्य जो होता है उसको ये नियंत्रित करता है। फिर आगे देखो, फिर आता है एड्रीनल कार्टेक्स। एड्रीनल कार्टेक्स, इससे लगभग 20 से अधिक हार्मोन का संश्लेषण होता है। इससे क्या होता है, लगभग में 20 से अधिक हार्मोन्स का संश्लेषण होता है एड्रीनल कार्टेक्स से। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन्स को 3 वर्गों में बांटा गया है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन्स को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है मिनरेलोकार्टिकोइड्स, दूसरा होता है ग्लूकोकार्टिकोइड्स, तीसरा होता है लिंग हार्मोन्स। देखो, मिनरेलोकार्टिकोइड्स ये खनिज लवण प्लस जल का संतुलन के लिए लवण प्रतिधारक होते हैं, साल्ट रेटनिंग होते हैं। ये क्या करते हैं, इनका कार्य, जो खनिज लवण होते हैं, जल का संतुलन होता है तो उसके लिए ये लवण प्रतिधारक होते हैं, साल्ट रेटनिंग होते हैं। और जो ग्लूकोकार्टिकोइड्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट वसाओं, प्रोटीन, WBC को नियंत्रित करता है, RBC को बढ़ाते हैं। ये स्पेशल हार्मोन्स होते हैं। जो ग्लूकोकार्टिकोइड्स होते हैं, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, प्रोटीन होते हैं, WBC का नियंत्रण करता है, RBC की मात्रा को बढ़ाते हैं और ये स्पेशल मुख्य हार्मोन होते हैं। और इसकी जैसे इस कार्टिसोल से इसकी कमी से गठिया रोग हो जाता है। जब इसकी कमी हो जाएगी तो गठिया रोग हो जाता है और इसमें इंजेक्शन लगाया जाता है कार्टिसोल का। किसका इंजेक्शन लगाया जाता है, कार्टिसोल का इंजेक्शन लगाया जाता है। फिर अगला आता है लिंग हार्मोन्स। देखो, ये एंड्रोजेंस होते हैं और एस्ट्रोजन होता है। एंड्रोजेंस नर हार्मोन होता है और एस्ट्रोजन मादा हार्मोन होता है। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन किस में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, मादा में पाया जाता है। ये हार्मोन जननांगों, पेशियों तथा हड्डियों के परिवर्धन, यौन आचरण तथा बालों के विकास के लिए होता है। ये हार्मोन क्या होते हैं, ये जननांगों की पेशियां जो होती हैं, हड्डियों के जो परिवर्धन होते हैं, यौन का जो आचरण होता है यौन होता है,
आचरण होते हैं, बालों के विकास के लिए ये हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। फिर आता है एड्रीनल मेडुला के कार्य देख लो। कार्य क्यों देखो, कार्य आपको क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं तो कार्य से ही बनते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो कार्य से बनते हैं। जिसे एड्रोनेलिन से क्या होता है, उत्तेजना, डर, घबराहट, क्रोध, मानसिक तनाव होता है। जो एड्रेनालिन होता है तो इससे उत्तेजना उत्पन्न होगी, डर उत्पन्न होगा, घबराहट होगी, क्रोध होगा, मानसिक तनाव भी उत्पन्न होता है। जिसे लड़ो या उड़ो हार्मोन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें लड़ो या उड़ो हार्मोन होता है जो एपिनेफ्रिन होता है। तो क्या होता है, एपिनेफ्रिन होता है। फिर आता है नॉरएड्रेनालिन। इसके प्रभाव से त्वचा, उत्सर्जन, जनन, पाचन आदि अंगों में रक्त का संचार कम हो जाता है। और इसके प्रभाव से क्या होता है, त्वचा, उत्सर्जन, जनन, पाचन आदि के अंगों में रक्त का संचार कम हो जाता है, जिसके कारण रक्तदाब बढ़ जाता है। और इसके कारण क्या होता है, रक्तदाब बढ़ जाता है। यह हृदय की गति अचानक रुक जाने से पुनः चालू करने में सहायक होती है। अगर अचानक से हृदय की गति रुक जाती है तो यही हार्मोन हमारा उसको पुनः से चालू करने में सहायता प्रदान करता है। फिर एड्रीनल की अनियमितता देखो, अतिश्रवण अगर बढ़ जाएगा, अतिश्रवण अगर अधिक होगा तब क्या होगा, तब शरीर की कोशिकाओं में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी। जब अतिश्रवण अधिक होने लगेगा तो जो शरीर में जो कोशिकाएं होंगी तो उसमें प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी। अल्पश्रवण में क्या होता है, अल्पश्रवण में इस बीमारी में सोडियम तथा जल की मात्रा उत्सर्जन से ज़्यादा होने लगती है। इस अल्पश्रवण में क्या होता है, इस बीमारी से सोडियम और जल की मात्रा का उत्सर्जन ज़्यादा होने लगता है। फिर आगे देखो, बस थोड़ा सा और बचा है। और जब ज़्यादा होने लगेगी तो उसी को हम कहते हैं निर्जलीकरण। उसी को क्या कहते हैं, निर्जलीकरण। ऊतक क्षय होने लगते हैं, और इसी में क्या होने लगते हैं, ऊतक क्षय होने लगते हैं तथा शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। ऊतक जब क्षय होंगे तो शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी और उससे मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है। मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है। लड़कियों में लड़कों की तरह विकास, आवाज मोटी, दाढ़ी, मूछ, बांझपन उत्पन्न होने लगता है। किसके कारण, तो एड्रीनो लैंगिक सिंड्रोम से ये होते हैं। ये सारी क्रियाएं किससे होती हैं, एड्रीनो लैंगिक सिंड्रोम से ये सारी क्रियाएं होती हैं। लड़कों की तरह आवाज, विकास, उनकी तरह मोटी आवाज हो जाएगी, दाढ़ी मूछें निकल आएंगी, बांझपन उत्पन्न हो जाएगा। एड्रीनल ग्रंथ की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कमी से हमारा कौन सा रोग होता है, तो काम्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है, काम्स रोग होता है। और इसमें पोटेशियम और सोडियम की मात्रा कम हो जाती है। पोटेशियम और सोडियम की मात्रा कम हो जाती है। फिर देखो, मांसपेशियां इसमें अकड़ जाती हैं और मांसपेशियां अकड़ जाते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर देखो, मादा आभासी उभयलिंगता। मादा आभासी उभयलिंगता
लड़कों के स्तन फूलकर लड़कियों जैसे हो जाते हैं। लड़कों के स्तन फूलकर लड़कियों के जैसे हो जाते हैं, किसके कारण? तो गायनिकोमेस्टिया के कारण लड़कों के स्तन फूलकर लड़कियों के जैसे हो जाते हैं। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपकी समझ में आए। नहीं, अगर आधा देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद। थैंक यू।